Now we start chemical properties of metals. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसमें सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि मेटल्स का नेचर क्या होता है। जितने भी मेटल्स हैं उनके लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन या तो एक होते हैं, दो या तीन, सिर्फ इतने ही होते हैं। तो उनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करें। ठीक है, और इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो पहला आप ये लिखेंगे, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव? सो मेटल्स हैव 1, 2 or 3 electrons in their last shell. इसको आप क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। They lose electron to get nearest inert gas configuration। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि कौन कौन से मेटल को आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। पहला ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2, 8, 1, यानी कि 1 उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के नियरेस्ट कौन सा नोबेल गैस है? नियॉन है। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8। तो सोडियम चाहता है वो नियॉन की तरह हो जाए क्योंकि स्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बन जाता है Na+, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल आयन। दूसरा आप देखो, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। और उसके नियरेस्ट कौन है? आर्गन। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 8। और वो क्यों आर्गन की तरह बनना चाहता है? क्योंकि आर्गन बहुत स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छा, अब नियरेस्ट इनर्ट गैस अगर वो नियॉन की तरह भी बनना चाहता है, सॉरी जेनॉन की तरह बनना चाहता है, तो उसको और 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और अगर आर्गन की तरह बनना चाहता है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आसान क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Ca2+। इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ये दोनों, ये मोनो पॉजिटिव है, ये डाई पॉजिटिव है, मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। थर्ड केस में आइए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है? नियॉन। नियॉन में कितने सारे इलेक्ट्रॉन है? 2, 8। तो ये 2, 8 बनाना चाहता है। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े या 5 ले ले, तो आसान है 3 को लूज करना, तो वो लूज करना प्रेफर करता है। तो क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन और बनाता है Al3+, दैट इज एल्यूमिनियम आयन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विच अदर एलिमेंट हैज एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो आप एज सोडियम आयन इज हैविंग, तो आप क्या कहोगे? यू विल टेल दैट sodium, for sodium ion the configuration is of neon,
एंड फॉर कैल्शियम आयन आर्गन, फॉर एल्यूमिनियम आयन अगेन नियॉन। कई बार बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 डिफरेंस बताइए सोडियम एटम और सोडियम आयन में। ये है सोडियम एटम, सोडियम एटम और ये है सोडियम आयन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 11 और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा सेकेंड नंबर, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो एक में चार्ज है और दूसरे में कोई चार्ज नहीं है। तीसरा, इट हैज 3 शेल्स, 3 ऑर्बिट है। इट हैज 2 शेल्स, ये भी डिफरेंस हो गया। चौथा, इट इज बिगर इन साइज क्योंकि 3 शेल है, एंड दिस इज स्मॉलर इन साइज क्योंकि एक ऑर्बिट हट गया एक इलेक्ट्रॉन के हटने से। ठीक है। फिफ्थ, it is resemble to its configuration is 281 and configuration of sodium ion only 2,8। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस हैं, 5 मैंने बता दिया। आप इसी तरीके से एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा इन सब के भी ट्राई करिए घर पे, खुद से लिखिए पोटेशियम के, और आपको एक प्रैक्टिस भी होगी कि इस तरह से क्वेश्चन आने से डिफरेंस कैसे दिखता है। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आने से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आप समझ गए व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में नॉन मेटल्स हैं और राइट साइड में मेटल्स हैं, लेकिन एक ऊपर में ग्रुप 1 के सबसे ऊपर में जो पहला मेंबर है वो है हाइड्रोजन, और वो है नॉन मेटल। रखा कहाँ गया है? मेटल के साथ। कहाँ? ग्रुप 1 में। क्यों रखा गया है? क्योंकि उसके भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है 1, और बाकी जो मेंबर हैं कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, उन सब के भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो वो एक नॉन मेटल है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है मेटल ग्रुप 1 से, इसलिए उसको ग्रुप 1 में रखा गया है। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, तो यहीं पे हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की बात करें तो उसका पहला पॉइंट है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं? नॉन मेटल्स कंटेन 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर लास्ट शेल। ठीक है, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 नॉन मेटल ऐसा भी है जिसमें ये नंबर नहीं जाता। कौन कौन सा? हाइड्रोजन
इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों स्पेशल केस हैं, ये दोनों इस कैटेगरी में नहीं फिट आते कि 4 से 8 तक जाएं, लेकिन है दोनों नॉन मेटल। हाइड्रोजन वैसे भी डुअल नेचर दिखाता है, पार्शियली मेटल की तरह, पार्शियली नॉन मेटल की तरह, इसलिए उसको बाद में आप लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे हायर क्लास में। यहाँ देखिए हीलियम जो है वो एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस, तो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, 8। अब 4 या उससे ज़्यादा होने पर 4 का क्या प्रॉब्लम है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 लूज करना भी डिफिकल्ट, 4 गेन करना भी डिफिकल्ट। तो वो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, लाइक कार्बन। कार्बन ना तो डोनेट करता ना लूज करता, वो शेयर करता है। एज वाले क्या है, दे आर इनर्ट गैसेस, वो भी कुछ नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करते। बचे कौन कौन से, 5, 6 एंड 7। अब 5, 6, 7 में उनकी क्या प्रॉब्लम है, 2 ऑप्शन हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। अब 5 वाली का देख लो, या तो वो 5 लूज करे या 3 एक्सेप्ट करे। तो ईजी क्या एक्सेप्ट करना, 3। सिमिलरली फॉर 6, इधर लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन करना ही आसान है। 7 वाले में क्या है, अगेन 2 कंडीशंस, इधर लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गेन करना ही प्रेफर करता है, सो दैट इट कैन ऑल्सो एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या है, 70। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 7। इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है, क्लोरीन का नियरेस्ट इनर्ट गैस है आर्गन। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 8। अब इसके जैसा बनने के लिए क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Cl-। इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्लोरीन से हो जाता है क्लोराइड। जबकि आपने देखा कि मेटल में नाम नहीं बदलता, वो सोडियम से सोडियम आयन ही होते हैं, और जितने मेटल है वो कैटायंस हो गए, और जितने नॉन मेटेलिक आयन्स है वो एनायंस होते हैं। ओके, दूसरा देख लो ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। अब इसकी प्रॉब्लम के नियरेस्ट कौन है, नियॉन, 2, 8। अब इसके जैसा बनने के लिए ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा O2-। इसको कहते हैं ऑक्साइड आयन, ठीक है। तीसरे में आइए नाइट्रोजन, ये है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। तो इसका भी नियरेस्ट है नियॉन, दैट इज 2, 8। तब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन and it will make N3-, that is नाइट्राइड आयन, ठीक है। अब ये जो 3 बने, इन सब में अब आप फिर से कंपेयर कर सकते हो क्लोरीन एटम एंड क्लोराइड आयन। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखते हैं इधर। क्लोरीन एटम, क्लोराइड आयन। क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 17 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स, पहला डिफरेंस। दूसरा, हार्मनी ऑर्बिट्स, ऑर्बिट तो बराबर ही होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्या लिखोगे, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। थर्ड क्या है, स्मॉलर, यहाँ ये छोटा हो जाता है और यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक्सपैंड हो जाता है, दिस इज बिगर इन साइज। और क्या कहोगे, मोर रिएक्टिव, और ये
से फिर से आपने डिफरेंस देख लिया, उसके बेसिस पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आप खुद लिख सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना डिफरेंस कि एटम और आयन का डिफरेंस क्या है और क्यों है। ये अच्छी तरह से समझ लो, लिख लो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ metals with एयर। इसको आप सिर्फ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर और ऑक्सीजन, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से या एयर से तो करस्पॉन्डिंग मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि एक मेटल दूसरा नॉन मेटल है। मेटेलिक ऑक्साइड एक तो आयोनिक है एंड सेकेंडली ये ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसमें। ये बेसिक होते हैं नेचर में। हाउ कैन वी से इट इज़ बेसिक? तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये जो सोल्यूशन बनाता है वो हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बेसिक इन नेचर। और ये जो बेसिक नेचर है तो ये लिटमस पेपर के थ्रू भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्या होगा? जैसे जिंक प्लस HCl, सॉरी जिंक प्लस O2, ये बनाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो बहुत हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ हीट करना पड़ता है, ये अपने आप ही हो जाता है Na2O, ठीक है। जब मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो यहाँ भी इसको हीट करके बर्न करना पड़ता है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि अगर क्लास में आपने किया है तो मैग्नीशियम के ऊपर एक ब्लैक लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का और ऑक्साइड का, तो वो पहले हटाना पड़ता है, नहीं तो बर्न करने में दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाई डू वी यूज सैंड पेपर टू रिमूव टू क्लीन द मेटल मैग्नीशियम मेटल टू बिफोर बर्निंग। तो रीज़न यही है, टू रिमूव द करोडेड पार्ट, ठीक है। तो वो पार्ट हटा देते हैं हम लोग और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाइट पाउडर है, ये वाइट मेटल है, ठीक है। आयरन के साथ जब हीट करेंगे तो ये बनाता है Fe2O3 और कॉपर के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब करते हैं लंबे समय के लिए तब जाके ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ये आपका ब्राउन है कलर में और ये ब्लैक, ठीक है। और ये सारे ऑक्साइड बेसिक हैं क्योंकि जिंक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये बनाएगा ZnOH2। सोडियम ऑक्साइड को आप डालेंगे तो ये बनाएगा NaOH। बच्चों में बैलेंस नहीं कर रही, प्लीज खुद कर लेना, दैट इज योर होमवर्क। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को जब डालोगे वाटर में तो ये बनाएगा FeOH3। एक और कंपाउंड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन हीट करते हैं तो बनाता है Al2O3। Al2O3 को जब आप पानी में डालोगे तो ये भी बनाएगा AlOH3, ठीक है। तो ये हो गए। अब इन सब में देखो OH आयन है, जब इसको वाटर में डालते हैं OH आयन्स फ्री हो जाते हैं, फिर आप रेड लिटमस डालोगे दैट विल टर्न टू ब्लू। दैट इज व्हाई वी से दीज आर बेसिक इन नेचर। अब मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या है? मेटल ऑक्साइड बेसिक है, तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, ये बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। फिर
मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड सो ऑन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 2-3 ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी, सारे नहीं करते। ऐसे ऑक्साइड्स को जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। जैसे जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड के HCl के साथ तो मैं पहले ही वो बता चुकी हूँ, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। फिर आप देखो जिंक ऑक्साइड को NaOH के साथ हीट करोगे तो भी रिएक्शन होगा और ये बनाएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। अब आप आ जाइए, एक और है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको जब HCl के साथ करेंगे तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस वाटर। एंड फिर जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो ये बनाएगा NaAlO2 प्लस वाटर। तो आप देखो कि जिंक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी। ठीक है, तो इस तरह की ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों से रिएक्ट करते हैं। चिल्ड्रन, एक टर्म है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन आर्टिकल को जिंक, मोल्टेन जिंक में डिप करके एक कोटिंग की जाती है जिंक की, तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो क्वेश्चन ये है कि जिंक जब ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से तो जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं आयरन पे? इसका रीज़न ये है कि जिंक की एक टेंडेंसी होती है, ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए जल्दी से एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है सबसे ऊपर। वो जो लेयर है जिंक ऑक्साइड का, वो एक हार्ड लेयर है, इम्परवियस लेयर है, वो बाहरी ऑक्सीजन और मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देता, तो फर्दर करोजन रुक जाता है, इसीलिए जिंक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। दूसरा एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को आर्टिफिशियली एक ऑक्साइड इस पर डेवलप किया जाता है और वो ऑक्साइड वही काम करता है जो जिंक ऑक्साइड कर रहा है, यानी कि बाहर के एयर और मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देता। ये जो प्रोसेसिंग है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने की उसके टॉप लेयर पे, उसको कहते हैं एनोडाइजेशन। ठीक है, डेवलपिंग ऑफ मेकिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ओवर द एल्यूमिनियम आर्टिकल, एंड दिस इज कॉल्ड एनोडाइजेशन बिकॉज इट डजंट allow the air and moisture to enter. It is very hard layer. Okay, today up to here only. Thank you so much. See you in the next class.